अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सॉफ्ट एजेस के एक और व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, आज का व्लॉग हमारे एक फ्यूचरिस्टिक टाइप का एक एसे है जो कि मुस्तकबिल में मुमकिन है कि आपको सीएसएस 2026 में जो एग्ज़ाम सेशंस हो चुके हैं, उसके बजाय सीएसएस 2027 में या पीएमएस के आने वाले एग्ज़ाम्स में या फिर सीसीई कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो मुस्तकबिल में होने वाले एग्ज़ामिनेशंस हैं, उनमें से शायद किसी एक में ये इसका सामना करना पड़ सकता है। ये एक अखबार है, यहाँ से हमने इसका एडिटोरियल कॉपी किया है। ये 23 फरवरी का एक आर्टिकल है। 23 फरवरी के आर्टिकल के अंदर इन्होंने मुल्क की मईशत को जिस तरह के मसाइल का सामना है, उसका अहाता किया है। इकोनॉमी, कंट्री स्ट्रगल्स, डे इन एंड डे आउट। फेसबुक पर एक पेज है, यहाँ पर ये आर्टिकल शाया हुआ था, तो आई थॉट कि आपके साथ इस हवाले से डिस्कशन करना ज़्यादा मुनासिब रहेगा, ताकि आप भी इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी एसेज हैं, उनके ऊपर अच्छे से ना सिर्फ लिख सकें, पेन डाउन कर सकें अपनी आइडियाज़, बल्कि साथ ही उनमें आपके पास इतना ज़हन में मवाद मौजूद हो कि क्या-क्या चीज़ें लिखने के लिए अवेलेबल हो सकती हैं, या किन-किन चीज़ों के ऊपर या किन टॉपिक्स के ऊपर, किन पॉइंट्स के ऊपर आप इज़हार ख़याल या अपना आर्टिकल, अपना एसे, इंग्लिश एसे को आप लिख सकते हैं। हमारा ये चैनल सॉफ्ट एजेस इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन पेपर, जो आप चाहे फिर सीएसएस का हो, पीएमएस का हो या सीसी का हो, आप किसी भी तरह के इंग्लिश एसे को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारा चैनल सॉफ्ट एजेस ऑन यूट्यूब ऐसे ही एस्पायरेंट्स के लिए है जो कि इस तरह से कोशां हैं, कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको एक गिवन एसे किस तरह से लिखा जा सकता है, उसके लिए आपको हिंट्स प्रोवाइड करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सॉफ्ट एजेस ऑन यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें, और ये वीडियो अपने दोस्तों, यारों, अजीज़ व अकारिब और जो एग्जामिनेशंस में हिस्सा लेने का सोच रहा है या ले रहे हैं, उनके साथ ये मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी स्ट्रगल थोड़ी सी आसान हो सके। मेरे फेसबुक और टिकटॉक अकाउंट्स भी हैं जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर ईजी हेल्प। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, ये आर्टिकल है इकोनॉमी, कंट्री स्ट्रगल्स, डे इन एंड डे आउट। एडिटोरियल है। एडिटोरियल सोचा समझा जाने वाला एक आर्टिकल है कि एक थॉट के तहत आगे बढ़ाया जाता है। इकोनॉमी, कंट्री स्ट्रगल्स, डे इन एंड डे आउट। मुल्क की मईशत के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर मुस्तकिल मुसलसल जो जद्दोजहद चल रही है, ये आर्टिकल उन तमाम मसाइल और उनके मुजवज़ा सॉल्यूशंस का अहाता करता है। पहले बताता है कि इसमें क्या सिचुएशन हो सकती है और इसका हल क्या हो सकता है, हमारा इन्हिसार किन चीज़ों के ऊपर है, और दूसरी इकोनॉमीज़ के साथ भी इसको कंपेयर किया गया है। तो आज के टॉपिक में देखें, जब भी आप ये ऐसे लिखते हैं, तो आपके पास किन-किन चीज़ों का होना चाहिए कि आपकी इकोनॉमी में क्या-क्या मसाइल हैं। इंपोर्ट्स आर मोर देन इनफ, ठीक है? एक्सपोर्ट्स आर लेस। आप पाकिस्तान का, चूँकि आर्टिकल एडिटोरियल पाकिस्तान के मसाइल का हल पेश कर रहा है, पाकिस्तान के मसाइल को पेश कर रहा है, तो हमने देखना ये है कि आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं, और जो फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर हैं, रिज़र्व्स, वो कम हैं, ठीक है? उसके अलावा ये भी चीज़ ज़हन में रखें कि आपकी जो इकोनॉमी है, वो फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करती है, ठीक है? बाहर बैठे हुए जो मज़दूर तबका है पाकिस्तान का, मेहनत कश तबका है, वो पैसा भेजता है, अकाउंट्स में आते हैं, एंड देन वी रन आवर कंट्री। सो ओवरली डिपेंडेंसी हमारी जो है फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर है। इंपोर्ट्स के ऊपर हमारा ध्यान ज़्यादा है, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हिसाब है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट्स चीज़ों को कम बेचते हैं। सो ये बेसिकली एनालिटिकल टाइप का ऐसे है, इसमें एनालिसिस की बड़ी ज़रूरत है। चूँकि ये एडिटोरियल है, तो ये इस तरह का टॉपिक है कि यू हैव टू बी एनालिटिकल एज़ वेल। तो आपकी अपनी सोच, आपका अपना तज्ज़िया इकोनॉमी के हवाले से क्या कहता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हवाला जात काफ़ी नहीं होंगे, बल्कि इसमें आपका अपना तज्ज़िया क्या कहता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सेंट्रल आर्गुमेंट सिंपल है, बड़ा ही पावरफुल है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मॉडल चेंज नहीं हो रहा। पाकिस्तान की इकोनॉमी का मॉडल सिर्फ़ हुकूमती फेसेज़, हुकूमत में आने वाले लोग तब्दील होते हैं, लेकिन डेकेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी दहाइयों तवील जो मसाइल हैं, वो जूं के तूं हैं। हर आने वाला सिर्फ जुगाड़ू, अटकल पच्चू करके इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करता है हुक्मरान, लेकिन मसाइल वही के वही हैं, ठीक है? आपका इंपोर्ट्स बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट्स का हिस्सा कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्रोथ नहीं हो रही, शरह नमो आपकी जो है ना, वो कम है, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी इधर का इसकी टोपी उसके सर, आप कह सकते। सो पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है, चीज़ों को मैं हाईलाइट करता हुआ जाता हूँ कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, ठीक है? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, यानी फेल्यूर ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। पाकिस्तान की इकोनॉमी ओवर डिकेड्स कंजम्पशन लेड रही है, यानी कंजम्पशन ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है।
कंज्यूम आप खाते ज़्यादा हैं लेकिन पैदावार कम है आपकी, ठीक है? सो कंज्यूम आप ज़्यादा करेंगे तो मैं शुरू में बता चुका हूँ, देखें इंपोर्ट्स आपकी ज़्यादा हैं, यानी आप चीज़ों को खाने के लिए ज़्यादा मँगवाते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, अपनी चीज़ें पैदावार की बेचने की, तो बहुत कम है, ठीक है? नीचे एरो मैंने नीचे लिखा है। रेमिटेंसेस के ऊपर आपका इन्हिसार बहुत ज़्यादा है, ठीक है? रेमिटेंसेस के ऊपर आप ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। सो रेमिटेंसेस पर ओवर रिलायंस और इंपोर्ट्स ड्रिवन कंजम्पशन, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी का इल्यूजन तो क्रिएट हो जाता है, लेकिन स्ट्रक्चरल ग्रोथ नहीं होती, ठीक है? ये वही बात है जो एडिटोरियल यानी ये हाइलाइट कर रहा है कि आपका मामला ये है कि आपके ढांचा जाती मसाइल जो हैं इतने हैं कि आपसे इकोनॉमी संभल नहीं है, ठीक है दोस्तों? तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसके सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इसका सेकंड पॉइंट ये है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है ना, वो हमारे यहाँ मिसिंग है, ठीक है? एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी इज मिसिंग। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अगर आप ब्रांच वाइज अगर चीजें देखें तो यहाँ पर आपको साउथ अफ्रीका नहीं, साउथ कोरिया, सॉरी, साउथ कोरिया की इकोनॉमी का हवाला मिलेगा, वियतनाम की इकोनॉमी का हवाला मिलेगा, ठीक है? और सबसे बढ़कर ये कि आयरन फिस्ट ब्रदर चाइना का हवाला मिलेगा कि ये सब जो है कंट्रीज एक्सपोर्ट लेड मॉडल अडॉप्ट कर चुके हैं। साउथ कोरिया अगर आप देखें कि सैमसंग वगैरह जैसे मोबाइल फोन्स हैं, चिप्स हैं, ठीक है, जो मोबाइल फोन्स में यूज होती हैं। वियतनाम है, एक्सपोर्ट देखें कि कितने हमारे पास शूज की ही सिर्फ एक मिसाल ले लें तो वियतनामी शूज जो है इंपोर्ट हो रहे हैं, सस्ते होकर इंपोर्ट हो रहे हैं। चाइना की मिसाल देखें तो हर चीज एक्सपोर्ट हो रही है चाइना से, और पाकिस्तान जैसे कंट्रीज उनको इंपोर्ट कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं उनको। तो पाकिस्तान के पास भी पोटेंशियल है, लेकिन एनर्जी कॉस्ट ज्यादा है, टैक्स का बर्डन अनइवन है, किसी एक के ऊपर टैक्स ज्यादा है, किसी दूसरी कंपनी के ऊपर कम है, और उसके अलावा सब्सिडीज बहुत ज्यादा हैं, और इस्तिस्ना जो होते हैं, एग्जेम्पशंस बहुत ज्यादा है। पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी इन्वेस्टमेंट को बेसिकली रोक देती है, ठीक है? तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर अगर आप बात करें तो एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा कि कैंडिडेट को कंपैरेटिव एनालिसिस आता है या नहीं आता। तो आप इन तीन कंट्रीज का जो मिसाल देकर, इनकी एग्जाम्पल देकर माफ कीजिएगा, आप कंपेयर जब करेंगे तो आप एनालिसिस कर, ठीक है? अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। लेकिन थर्ड पॉइंट बताने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिस्कल क्राइसिस, ठीक है? फिस्कल क्राइसिस में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? यहाँ पर फिस्कल क्राइसिस जो है, इसको डिस्क्राइब इस तरह से किया गया है कि यहाँ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के इसको पेश किया गया है, ठीक है? इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाकर पेश किया गया है कि फिस्कल पावर प्रोविंसेस के पास है, ठीक है? फेडरलिज्म इज अ लिटिल ऑन द डिसएडवांटेजियस साइड, ठीक है? लेकिन टैक्सेशन एफर्ट वीक है। कंट्रीज नहीं, सब प्रोविंसेस जो हैं, जितने भी आपके प्रोविंसेस है, तमाम प्रोविंसेस जो हैं, उनके पास टैक्स कलेक्शन का इख्तियार होने के बावजूद टैक्स को कलेक्ट करने की जो कोशिश है वो बड़ी कमजोर है। पंजाब का प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया गया है कि इंडिया का एक शहर जो है उससे भी कम टैक्स पूरे पंजाब सूबे में कलेक्ट होता है। एग्रीकल्चरल इनकम जो है उससे प्रैक्टिकली सिंबॉलिकली इनको यहाँ पर मेंशन किया गया है इस आर्टिकल के अंदर कि ज़रई आमदनी के ऊपर टैक्स कोई नहीं है, ठीक है? देखें, पंजाब कलेक्ट्स लेस इन प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्स देन अ सिंगल मेजर सिटी इन इंडिया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स ऑन द सर्विसेज रिमेन फार बिलो पर। तो ये बेसिकली ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, ठीक है? तो एग्रीकल्चरल इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। इसका बेसिकली नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि फेडरल गवर्नमेंट बैंकरप्ट होने के करीब पहुंच चुकी है। यहाँ ऐसे में आप ये भी लिख सकते हैं कि जो मालियाती अदम तवाजुन है, यानी फिस्कल इम्बैलेंस और कमजोर राबताकारी शरह नमो को मुतासर करती हैं। यू कैन से दैट फिस्कल इम्बैलेंस एंड वीक कोऑर्डिनेशन अंडरमाइंस द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, ठीक है? चौथा पॉइंट है यहाँ पर एनर्जी सेक्टर के हवाले से आप बात कर सकते हैं, ठीक है? इसकी वजह से मुसाबिकत की सतह जो है ना, उस मुकाबले का जो रुझान है वो मर जाता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी और गैस की वजह से ग्लोबल मार्केट में जो है वो मुकाबला नहीं कर पाती। यानी आप जो शर्ट पाकिस्तान में एक फैक्ट्री एक शर्ट 100 रुपए में बनाती है, वही शर्ट एक और एशियन मुल्क है, वहां पर वही चीज 50 रुपए में बन जाती है, ठीक है? सो ये सिचुएशन आपकी इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह है, ठीक है? इसके अलावा आपका जो गर्दिशी कर्जा यानी सर्कुलर डेट, वो भी बढ़ता जा रहा है। गर्दिशी कर्जा, हर इदारा एक दूसरे इदारे का मकरूज है, ठीक है? उसके अलावा रियासती इदारों की जो है वो इनएफिशिएंसी, आप मिसाल ले सकते हैं यहाँ पर। रियासती इदारे कौन कौन से? अभी रिसेंटली पीआईए वाज सोल्ड। उसके अलावा आप स्टील मिल्स की मिसाल ले लेते हैं, स्टील मिल्स की मिसाल ले सकते हैं कि ये रियासती इदारे हैं जिनको आप
सफ़ेद हाथी भी कहते हैं, ठीक है? तो ये नुकसान ज़्यादा करते हैं, कमाई कम करते हैं। और पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप्स, आप मिसाल ले लें कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आज एक पॉलिसी है, हुकूमत चेंज हुई, 5 साल के बाद कोई और पॉलिसी, यानी तसलसल कोई नहीं है। सो ये सब बेसिकली स्ट्रक्चरल ड्रैग्स हैं, ठीक है? स्ट्रक्चरल, ठीक है? ढांचा जाती सतह पर जब आप चीज़ों को घसीटते हैं, तो इस तरह के हालात पैदा होते हैं। अगर फ्रेम किया जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस क्राइसिस जो है ना, इसको आप कह सकते हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस इज़ अनइवन। हर एक के लिए ये इतना सादा सिंपल नहीं है, जितना होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद 5वां पॉइंट मैं आपको यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि गवर्नेंस और पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी शोबाजात में हद से ज़्यादा उनका फैलाव हो रहा है। प्रोविंशियल लेवल पर ही अगर आप बात करें, तो सरकारी सतह पर मुलाज़मतें ज़्यादा दिए जा रहे हैं, ज़्यादा दी जा रही हैं। और अब आप देखें कि ड्राइव शुरू हुई है कि राइट साइजिंग की जा रही है। डाउन साइजिंग का नाम तो सभी ने सुना होगा कि इदारों में से मुलाजमीन की कटौती होती है, लेकिन अब राइट साइजिंग की जा रही है कि एक इदारे में एक शख्स की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर 5 लोगों को भर्ती किया हुआ है। तो ये इस तरह के जो हालात पैदा होते हैं, तो उन 5 लोगों को सैलरी देना, फिर आगे चल के जब ये लोग रिटायर होंगे, तो उनको ग्रेजुएटी कम्यूटेशन वगैरह की मद में जो पैसे दिए जाते हैं, वो भी नेशनल एक्सचेकर पर यानी कौमी खजाने पर एक बोझ होता है। तो आप ये जब सरकारी सतह पर कामकाज बढ़ाते जाएँगे, तो डेफ़िनेटली इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आएगा। फिस्कल प्रूडेंस का जो है ना, वो यानी दानिशमंदी जो है वो गायब है। रियासती कंपनियाँ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। पीआईए प्राइवेटाइज़ेशन की मिसाल मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है? उसके अलावा चाहिए क्या होगा? चाहिए ये होगा कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज़ेज़ का साइज़ आपने कम करना होगा। यहाँ आपने जो है ना, लीन स्टेट मॉडल को डिस्कस करना होगा। लीन स्टेट का मतलब ये है कि हुकूमत की साइज़ छोटी से छोटी होनी चाहिए, ताकि उसके अखराजात भी कम हो सकें, ठीक है? उसके बाद छठा पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर छठा पॉइंट में आप ले सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आप सिंपली इसे इन्वेस्टमेंट क्राइसिस भी लिख सकते हैं, सरमायाकारी का बहरान, ठीक है? इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें, तो गुज़िश्ता 25 साल, यानी आप 2000 के बाद से जो ये 25 साल गुज़र चुके हैं, 26वां साल चल रहा है, उसमें आप देखेंगे कि मल्टी डेकेड लोएस्ट लेवल पर है इन्वेस्टमेंट, ठीक है? मुख्तलिफ कंपनियाँ पाकिस्तान छोड़ कर जा रही हैं, ठीक है? तो ये कह सकते हैं कि एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है, तकरीबन खत्म हो चुकी है। और पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी यानी अदम तसलसल की वजह से, ये इसका बहुत बड़ा फैक्टर यही है कि एफडीआई का, कि पॉलिसी में तसलसल नहीं है। हर रिजीम चेंज पर 180 डिग्री का शिफ्ट आ जाता है, 180 डिग्री शिफ्ट, ठीक है? तो पॉलिसी में अगर तसलसल नहीं होगा, और आज आपने कहा कि मिसाल आप ले सकते हैं यहाँ पर, अगर आप चाहें तो ग्रीन मीटर्स की मिसाल ले सकते हैं कि आज गवर्नमेंट ने कहा कि आज ये पॉलिसी है, 6 महीने नहीं गुजरे तो पॉलिसी चेंज हो गई। सो हर रिजीम चेंज पर या हर विम्स एंड विश के ऊपर पॉलिसी 180 डिग्री शिफ्ट होगी, तो सरमायाकार का एतमाद खराब होगा। तो यहाँ बेसिकली कैंडिडेट को आप इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है ना, ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो ये 6 अहम पॉइंट्स हैं जो कि इस टॉपिक के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं, जस्ट इन केस इफ यू आर फेसिंग वन सच एसे जो कि इकोनॉमी के ऊपर हो, मसाइल के हल की जानिब आपसे पूछा जाए कि आप क्या कर सकते हैं, तो इसमें ये 4-6 पॉइंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रेमिटेंस का ट्रैप जो है, रेमिटेंस ट्रैप, इसके ऊपर आप बात कर सकते हैं कि रेमिटेंस में शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन कंजम्पशन ड्राइव इतनी ज़्यादा होती है कि आपके इंपोर्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं, और आपके अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं ओवर एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर की वजह से, कि ये आपका जो फॉरेन रेमिटेंस है, वो भी आपके लिए पूरा काफ़ी नहीं पड़ता। कंजम्पशन ड्राइव ही इतना है। सो स्ट्रक्चरल करेक्शन डिले अगर होगा, तो इल्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी तो पैदा हो सकता है, लेकिन आपकी जो है ना, स्टेबिलिटी यकीनी नहीं बनाई जा सकेगी। सो इस लिहाज से ये ऐसे जो है बहुत बड़ा ही पावरफुल है। आप इसको अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर सकते हैं, और इसको मज़ीद दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी-सी टिप ये दूँगा इस एसे के हवाले से, इकोनॉमी के ऊपर आए हुए एसे के हवाले से, कि सिर्फ प्रॉब्लम लिस्ट ना करें, उसको फ्रेम करें कि पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल रीसेट की ज़रूरत है, लेकिन क्यों?
اور جب آپ کیوں خود سے پوچھیں گے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ فرسٹ یو ہیو ٹو مینشن دا پرابلمس اینڈ دین یو ہیو ٹو گیو سولوشنز ایز ویل. سو انٹروڈکشن میں یہ تھیسز آپ لے سکتے ہیں جو میں آپ کو یہاں پر اسکرین میں لکھ کے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا جو معاشی بحران ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ چکر ہے کوئی، بلکہ یہ ڈھانچہ جاتی اصلاحات نہ ہونے کی وجہ سے یہ پرابلمس جڑ پکڑ چکے ہیں، روٹڈ ہیں ان فسکل امبیلنس میں اور پالیسی میں عدم تسلسل کی وجہ سے اور کنزمپشن ڈرائیون گروتھ ماڈل کو اختیار کرنے کی وجہ سے. تو اس کو جملے میں کیا ترتیب بنے گی میں آپ کو یہ اسکرین پر لکھ کے دکھا دیا ہے میں نے آپ کو. تو یہ ایگزامینر کو جب آپ یہ لکھیں گے اس ٹاپک کے حوالے سے تو ایگزامینر کو سگنل مل جائے گا کہ آپ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے. سو پاکستان کی اکنامی کو صرف بنیادی طور پر بیل آؤٹ نہیں چاہیے بلکہ ریسیٹ چاہیے. سو پالیسی کنٹینیوٹی، ایکسپورٹ اورینٹیشن، ٹیکس براڈننگ اور گورننس ریفارمز، ٹھیک ہے، گورننس ریفارمز یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ جو آپ کو گروتھ دیں گی، آپ کی معیشت کو فسکل گروتھ آپ کی یقینی جو ہوگی وہ ان تمام پوائنٹس کے اوپر ڈسکس کر کے ہو سکے گی، اور ورنہ سائیکل ریپیٹ رہے گی، آج پرابلم ہے تو کل بھی رہے گا. سو وداؤٹ اسٹرکچرل ریفارم اسٹیبلٹی از جسٹ این illusion. یہ آپ کے لیے پنچ لائن ہوگی اس ایسے کے لیے. تو آپ کو اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں. اگر کوئی آپ ایسے سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو لیٹ می نو، اس کے حوالے سے اس ٹاپک کے اوپر بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، یا کوئی اور آپ کو کمپوزیشن سیکشن میں پرابلم ہو تو وہ بھی ڈسکس کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا تاکہ اس کے اوپر سولوشن نکال سکیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملیں گے انشاءاللہ دوبارہ. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.